बच्चों, हम लोग 10, 11, 12 का जो क्लास है उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएसी नेम को देख रहे थे। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएसी नेम को हालांकि 12 के सिलेबस में रखा गया है, 12वीं के क्लास का ये चैप्टर है, आपको ऐसा बताया गया था और इसको किसी भी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं अप टू 10 से ऊपर किसी क्लास के बच्चे के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो कुछ नाम का प्रैक्टिस हम लोगों ने किया था, उसमें से 4 से 5 कंपाउंड को हमने प्रैक्टिस में देखा था, सारे रूल्स को हमने पढ़ लिया है। अब कुछ और नाम का प्रैक्टिस करेंगे। पुनः इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके चुंबकीय गुण और इसके स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से इसके नाम पर ही फोकस करेंगे, तत्पश्चात हम इसके स्ट्रक्चर को और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो आइए, एक रूल लिखाया गया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कि यदि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें 2 या 2 से अधिक मेटल एटम है, धातु परमाणु है, तो आप उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं पॉलीन्यूक्लियर। ये हो गया बहुनाभिकीय, तो उसको पॉलीन्यूक्लियर आप कहते हैं जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक आपका मेटल आयन रहता है या मेटल एटम रहता है तब। और वो लिगेंड जो इसको क्या करेगा, जोड़ेगा, जो इस मेटल एटम को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? ब्रिज ग्रुप, उसको सेतु समूह कहा जाता है। उसको आप लोग क्या कहते हैं? सेतु समूह, उसे ब्रिज ग्रुप्स कहा जाता है। अब जब जटिल यौगिक का नाम लिखा जाता है तो ये जटिल यौगिक का जो शेष पार्ट होगा उसको कैसे अलग किया जाता है? तो उसको हाइफन देकर के अलग किया जाता है। और या आप क्या कह सकते हैं, उसके नाम के पहले आप म्यू लिख करके व्यक्त कर देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल को अभी हम लोग देखेंगे। आइए इसका फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी जितना भी कंपाउंड आपके बोर्ड पर है उसमें एक ये 3rd नंबर का कंपाउंड है जिसमें 2 मेटल है। देखिए ये कोबाल्ट 2 जगह। तो वैसा कॉम्प्लेक्सेस, वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से अधिक मेटल रहता है, धातु परमाणु रहता है, उसको आप क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर। उसको पॉलीन्यूक्लियर कहा जाता है। इसका मतलब पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड में 2 और मोर देन 2 मेटल रहता है। अब इसके नाम को अगर लिखना है, इसके नाम को अगर लिखना है तो नाम का शैली वही रहता है, सिर्फ किया क्या जाता है कि जो लिगेंड इस मेटल को सेपरेट करता है, इसको अलग करता है, उसको म्यू द्वारा अलग कर दिया जाता है, वहाँ पर म्यू दे दिया जाता है। तो आप इसके नाम पर फोकस करें, जो रूल आपने सीखा है उस रूल को यूज करें। तो आइए इसके रूल पर आते हैं। तो क्या कहा गया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 ही चीज़ रहता है, एक सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम तो अभी आपका 2 हो गया, तभी तो पॉलीन्यूक्लियर है। 2 सेंट्रल मेटल एटम है और शेष इसमें क्या है? लिगेंड। अब शेष इसमें लिगेंड है और यहाँ पर आप क्या देखते हैं? काउंटर आयन नहीं, यहाँ पर काउंटर आयन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पहले किसका नाम लिखा जाता है? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हम लोग पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और बाद में किसका नाम लिखते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। तो
यहाँ से आप देखें इसको तो ये देखिए NH3, यहाँ भी देख लिए NH3। तो NH3 किस प्रकार का लिगेंड? तो NH3 आपका उदासीन लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड। और आपने लिगेंड को लिखने का ऑर्डर सीखा है कि सबसे पहले आप लिखते हैं एनायनिक लिगेंड, फिर लिखते हैं न्यूट्रल लिगेंड, और फिर किसको लिखते हैं, और फिर लिखते हैं आप ये कैटायनिक लिगेंड को। तो एनायनिक लिगेंड में आप वो लगाते हैं, न्यूट्रल लिगेंड में आप कुछ नहीं लगाते हैं, और कैटायनिक लिगेंड में आप EM लगाते हैं। ये सब रूल को आपने देखा है। और अगर एक ही लिगेंड 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है, एक ही प्रकार का लिगेंड, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, आप ऐसे सीखे हैं। तो देखिए ये NH3 हो गया आपका, ये NH3 हो गया आपका न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम क्या है? NH3 का नाम क्या है? एमीन। ये देखिए यहाँ 5, यहाँ 5, इसका मतलब 2 जगह है, ये 5 और 5 कितना हो गया? 10। 10 के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? डेका। 5 के लिए पेंटा और 10 के लिए क्या यूज करते हैं? डेका। तो आप नाम लिखने के लिए इसका शुरू कर सकते हैं। तो इसका नाम एमीन है, तो एमीन तो आप लिख सकते हैं। एमीन आपने लिखा। एमीन है कितना? तो ये 5 यहाँ, 5 यहाँ, 10। तो 10 के लिए क्या लिखते हैं? डेका। ये क्या हो गया? डेका। तो डेका एमीन, डेका एमीन। अब आप यहाँ से ये देखिए कि ये क्या है? NH2। NH2 को आप क्या बोल सकते हैं? एमिडो। तो यहाँ पर पहले आप ये देखिए कि ये 2 मेटल और इसका नाम क्या है? कोबाल्ट। और ये 2 है, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 के लिए क्या यूज कर सकते हैं? डाई। और फिर क्या यूज कर सकते हैं? कोबाल्ट। तो डाई आपने क्यों लगाया? क्योंकि ये कोबाल्ट कितने बार है? 2 बार है, इसलिए आपने क्या लगा दिया? डाई। ये क्या हो गया? कोबाल्ट। इसके ऑक्सीडेशन नंबर को आप लिखिएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ से अगर गौर करें तो देखिए इसका 1 हो जाएगा एमीन का, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर NO3 है। NO3 का नाम क्या होता है? NO3 का नाम होता है नाइट्रेट। तो ये आपका नाइट्रेट है, ये आपका नाइट्रेट। और नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है? 1। तो ये 5 है और यहाँ हो गया 1। तो ये 5, ये 1, 6। और है कोबाल्ट कितना? तो 2। तो 2 कोबाल्ट है, तो यहाँ पर 2 कोबाल्ट है, तो 6 को आप 2 भाग में बांट दीजिए। देखिए ये 5 है, और आपको क्या रूल सिखाया गया था कि चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉलीएटॉमिक आयन रिप्रेजेंट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस पर चार्ज कितना है? 1 है, तो ये 5 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? 1, 5, 1, 6। और ये 2 कोबाल्ट है, तो एक हिस्से में बढ़ जाएगा, तो 1 का कितना हो जाएगा? 3। तो आप क्या लिखे? डेका एमीन डाई कोबाल्ट 3। और एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जैसे ये NH2 है, तो NH2 के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? एमिडो। NH2 के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? एमिडो। और देखिए काउंटर आयन, यहाँ पर काउंटर आयन, तो काउंटर आयन पर ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपका क्या रहता है? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन के रूप में यहाँ पर क्या है? NO3। NO3 का नाम क्या होता है? NO3 का नाम है नाइट्रेट। तो NO3 का नाम है नाइट्रेट। यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं? यहाँ पर दे दीजिए नाइट्रेट। तो ये नाम इसका आपका क्या हो जाता है? डेका एमीन, एमिडो, डाई कोबाल्ट 3, नाइट्रेट, ऐसे इसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्या सिखाया गया है कि इसको आप किस चीज़ से जोड़ते हैं? जब ये ब्रिज ग्रुप हुआ तो इसको आप कैसे जोड़ते हैं? तो इसको आप जोड़ते हैं म्यू से। तो यहाँ पर जब आइएगा तो हम लोग पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड को देख रहे थे। तो पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड, जैसे ये आपका एग्जाम्पल लीजिए,
NH3 का होल 5, CO, NH2, CO, NH3 का होल 5 और यहाँ NO3 का होल 5। देखिए यहाँ पर आप ये गौर कीजिए कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम 2 है। तो जब किसी कॉम्प्लेक्सेस में, किसी जटिल यौगिक में 2 या 2 से अधिक सेंट्रल मेटल एटम रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली न्यूक्लियर। और इसको जो जोड़ता है, ऐसा लिगेंड जो इसको जोड़ता है वो हो गया ब्रिज ग्रुप। तो यहाँ पर आप उसको क्या दे करके इंडिकेट करते हैं, म्यू दे करके उसको इंडिकेट करते हैं। तो चलते हैं इसके नाम पर। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका है उसी के तरीके से इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, धन आयन आपके पास यहाँ नहीं है, यहाँ आपका काउंटर आयन नाइट्रेट है, ऋण आयन। तो आप सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चले आए। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका क्या क्या चीज़ रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका 2 ही चीज़ रहता है, एक सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड में पहले किसको लिखा जाता है, लिगेंड। तो लिगेंड अभी कौन सा है, तो लिगेंड जो अभी है हमारे पास वो है उदासीन लिगेंड। यहाँ पर एमिडो है, यहाँ पर ये उदासीन लिगेंड। तो ये जो NH3 है तो NH3 का नाम क्या है, एमीन। और ऐसे लिगेंड की संख्या यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना है, 5। इसका मतलब सेम टाइप का जो लिगेंड है वह कितना है, 10 है। और आपने क्या सीखा है, अगर एक ही प्रकार का लिगेंड 2 रहता है डाई, 3 रहता है ट्राई, यहाँ 10 है तो क्या लिखेगा, डेका। तो 10 के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, डेका। यहाँ से आपका नाम शुरू हो गया। NH3 के लिए आप क्या लिखते हैं, एमीन। तो क्या हो जाएगा, डेका एमीन। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि ये 2 सेंट्रल एटम और इसको जोड़ेगा। इसी का रूल आप सीख रहे हैं। इसी के लिए आप क्या जोड़ते हैं, 2 सेंट्रल एटम है और ये हो गया ब्रिज ग्रुप। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, तो इसके लिए आप यूज करते हैं म्यू का। तो यहाँ पर आप क्या दे दीजिए, म्यू, ये दे दिए। जिसको ये सेंट्रल एटम को जो दोनों जोड़ेगा वो हो गया ब्रिज ग्रुप। NH2 के लिए क्या लिख देते हैं, एमिडो। अब आप आ जाइए सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का संख्या कितना है, 2। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं आप, डाई। अब आ जाइए कोबाल्ट पे। तो ये हो गया आपका कोबाल्ट। अब रहा बात इसके ON का, तो ON पर आप गौर कीजिए, यहाँ से 1 और ये NO3। तो NO3 का चार्ज क्या हो जाता है, 1। तो ये हो गया नाइट्रेट। तो नाइट्रेट वैलेंसी 1, ये 5 और यहाँ से 1, 6। और कितना है सेंट्रल मेटल एटम, 2। तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, कितना हो गया, 3। और इसको कैसे लिखते हैं, रोमन न्यूमरल में पैरेंथेसिस के अंदर इसके ON को। ये हो गया कोबाल्ट। और सबसे अंत में हम लोग किसका नाम लिखते हैं, तो सबसे अंत में नाम लिखते हैं ऋण आयन का। तो NO3 का नाम क्या है, नाइट्रेट। NO3 का क्या नाम है, नाइट्रेट। उसको लास्टली हम क्या दे देंगे, नाइट्रेट। इस प्रकार से इसके नाम को हम लिख सकते हैं। आइए ऐसे नाम को देखते हैं जिसके लिगेंड में पहले से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जुड़ा हुआ रहता है। तो वैसे लिगेंड के नाम को अभी देखेंगे। मान लीजिए कि इसको लिखना, तो इस कंपाउंड के नाम को लिखना है। ये हो गया आपका कोबाल्ट, देख रहे हैं, EN का होल 2। यहाँ पर क्या है आपका Cl और यहाँ क्या है NO2 और इस पर ये चार्ज, इस पर ये चार्ज। तो यहाँ से आप इसका अगर नाम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा। अब आइए इसके शुरुआत पर देखिए, अभी काउंटर आयन नहीं है, अभी काउंटर आयन नहीं है। तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में 2 ही चीज़ हो गया, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। लिगेंड में किस किस प्रकार का लिगेंड है पहले इसको देखते हैं। तो NO2 है, गौर से इसको देखा जाए, NO2 है, ये हो गया नाइट्रिटो या नाइट्रो।
Cl है तो ये क्या हो गया, क्लोरो या क्लोरिडो, क्लोरो या क्लोरिडो। और En है, En न्यूट्रल लिगेंड हुआ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथिलीन डायएमीन। तो ये चीज़ को अभी समझना था कि ये जो लिगेंड है उस लिगेंड में पहले से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगा हुआ है क्या, डाई। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अगर लगा हुआ रहता है डाई, तब अगर आप 2 के लिए लिखते हैं तो आपको ये सिखाया गया था कि 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके प्रीफिक्स को क्या करते हैं, यूज। तो इसको अभी क्या करना है, सीखना है। आइए, जब लिगेंड का नाम लिखते हैं तो इस चीज़ का केयर रखते हैं कि पहले हम लोग एनायनिक लिगेंड को लिखें। तो एनायनिक लिगेंड में कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा और NO2। तो कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में NO2 और Cl, NO2 और Cl में पहले किसको आना चाहिए, तो निश्चित रूप से नाइट्रो को आना चाहिए। और फिर किसको आना चाहिए, क्लोरो पहले आना चाहिए, क्लोरो को, C से स्टार्ट होता है। और फिर किसको आना चाहिए, नाइट्रो को। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आ जाएगा, क्लोरो, और फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रो। लिखिए उसको। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहले किसका नाम लिख लेंगे, क्लोरो का, क्लोरो लिखिए या क्लोरिडो लिखिए। उसके बाद नाइट्रिटो या नाइट्रो, उसको लिखिए, ये लिखे। तो क्लोरो नाइट्रो। अब देखिए आपका बच गया न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड में क्या है, En देखिए 2 है, तो आप क्या लगा दीजिएगा, 20। यहाँ पर आप क्या लग जाए। और क्या सिखाया गया था कि एक नाम से जैसे आप जाते हैं तो बीच में गैप्स नहीं देना है। तो यहाँ पर आप जो क्लोरो लिखिएगा तो ज़्यादा गैप्स नहीं दे सकते हैं आप। क्लोरो, ये हो गया आपका क्लोरो। फिर आप क्या लिखे, NO2 का नाइट्रो, तो क्लोरो नाइट्रो। अब इस पर आइए, तो 2 है तो क्या लगाइएगा, 20। क्यों लगाया, क्योंकि इस लिगेंड के नाम में पहले से प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या है, इथिलीन डायएमीन। ये आपने लिखा। फिर ये तो आप जान ही रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपने इसको क्या किया है, लिखा है। अब आपका देखिए सेंट्रल मेटल एटम वहाँ पर क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु उसमें क्या है। तो केंद्रीय धातु परमाणु अभी क्या है, कोबाल्ट। केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है, तो आप क्या लिखते हैं, कोबाल्ट। और अब लिखिएगा आप इसके ON को। तो ON देखिए इसका क्या हो जाएगा, 0। न्यूट्रल लिगेंड का ON क्या होता है, 0। इसका कितना हुआ, -1। इसका कितना हुआ, -1। तो -1 -1 -2, और यहाँ पर आपका क्या है, प्लस है। तो आपको क्या सिखाया गया था कि इधर वाले का जो आप ON निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं, इसका हो गया आपका क्या, 0। इसका हो गया -1, इसका भी हो गया -1। और जितना चार्ज किसी पर प्रेजेंट रहता है वही उसका क्या है, ON है। इसका मतलब इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये उधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर 1 में आप 2 प्लस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोबाल्ट का ON कितना होना चाहिए, 3। और किसी सेंट्रल मेटल एटम के जो ON होते हैं उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है रोमन न्यूमरल में, रोमन अंक में लिखा जाता है, और पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। तो इसका ON क्या हो गया, 3। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3। चार्ज है तो आप क्या लिख सकते हैं, आयन। चार्ज रहेगा तो आप क्या दे सकते हैं, आयन। यहाँ पर एक नया चीज़ आपने क्या देखा, नया चीज़ यहाँ पर ये देखा कि आपने ये जो आपका लिगेंड था, इस लिगेंड में पहले से प्रीफिक्स लगा हुआ था। यदि पहले से प्रीफिक्स लगा हुआ है डाई ट्राई, तो आप 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए 20, 30, टेट्राकिस इसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे इसका नाम आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसके किसी कंपाउंड के नाम को लिखें तो कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट आपको पहले दिया ही गया है। मान लीजिए कि आप इस कंपाउंड को लिखते हैं, अगर हम ऐसे कंपाउंड के IUPAC नेम को लिखते हैं
तो चलिए यहाँ पर देखिए काउंटर आयन है आपका और कौन है Na का क्या नाम हो गया सोडियम। तो यहाँ पर आप क्या लिख दिए सोडियम। इस कंपाउंड का नाम आप लिख रहे हैं, ये हो गया सोडियम। तो यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए। और आपको ये सिखाया गया था कि कैटायन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो कैटायन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है तो आपने लिख दिया सोडियम। अब आ जाइए कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। तो क्या है यहाँ पर CN का क्या नाम हुआ साइनो। है कितना तो 2, एक ही लिगेंड है और 2 है तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा डाई साइनो, ये लिखे सोडियम डाई साइनो। और उसके बाद आपने ये सीखा था कि यदि एनायनिक कम्प्लेक्स रहेगा तो एनायनिक कम्प्लेक्स अगर रहेगा तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम लिखते हैं उसमें क्या लगा देंगे 8। तो Au है तो आप क्या कर दीजिएगा ऑरेट। Au है तो क्या कर दीजिएगा ऑरेट, ये 80 लगा दिया। और उसके बाद आप इसके ON को रोमन न्यूमरल में पैरेंथेसिस के अंदर लिखिएगा। इसका ON निकालेंगे कैसे तो देखिए ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो ग्रुप 1 का कितना होता है 1, इसका आप निकाल ही रहे हैं। Cn का चार्ज देखिए, Cn का चार्ज क्या होता है 1, तो इसका हो गया -1 2 और सबको मिला के कितना होना चाहिए 0, चूँकि किसी कंपाउंड का ON क्या होता है 0। तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका x -2 0, तो ये आपका हो जाता है -1, इधर जाएगा तो +1। कहने का सेंस है कि यहाँ पर जो गोल्ड है जो ऑरम है इसका ON क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस 1 को रोमन न्यूमरल में ऐसे इसको व्यक्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसके नाम को लिख सकते हैं। तो कोई भी नाम यहाँ से आप उठाइए, कहीं से भी आप इसके नाम को लिख सकते हैं। मान लीजिए कि इसका ही नाम लिखना है, इसके नाम को लिखना है तो आप क्या कीजिएगा पहले देखिए। अगर मान लीजिए कि 2 नंबर के नाम को आप चाहते हैं लिखने के लिए तो 2 नंबर के नाम में आप क्या देखते हैं यहाँ पर देखिए आपका काउंटर आयन में यहाँ पर Cl है, नाम क्या हो जाएगा क्लोराइड। और इधर लिगेंड में आपका क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन वो लिगेंड है जिसमें पहले से आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो 3 के लिए क्या लिखिएगा ट्रिस, 3 के लिए क्या हो जाएगा ट्रिस, यहीं से नाम शुरू हो जाएगा। ये EN का क्या नाम है इथिलीन डायएमीन। तो इथिलीन, ये जो इथिलीन डायएमीन लिखते हैं तो इसमें पहले से आपका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, इसीलिए आप इसमें क्या लगा देते हैं ट्रिस। तो क्या हो गया ट्रिस इथिलीन डायएमीन, ये तो नाम हो गया। Cr का क्या नाम है क्रोमियम, Cr का क्या नाम हो गया क्रोमियम। और उसके बाद आप लास्ट यहाँ पर देखिएगा ON, तो ON देखिएगा तो इसका 0, इसका हो गया -1 -3, उधर जाएगा तो +3, इसका मतलब ON कितना होगा 3, जिसको रोमन न्यूमरल में पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। अब लास्टली आ जाइए आप क्या कहे थे रिनायन का नाम सबसे बाद में, तो Cl का क्या नाम हो जाएगा क्लोराइड। आप ऐसे इसके नाम को लिख सकते हैं। अब जो मुख्य रूप से इसका चर्चा होगा, नाम तो हम लोगों का प्रैक्टिस में चलते रहेगा, नाम हम लोग इसका बराबर लिखते रहेंगे, लेकिन अब इसके हम लोग चले जाएंगे इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे और इसके स्ट्रक्चर पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और चल जाएंगे इसके स्ट्रक्चर पर। इसके लिए हम लोगों को रूल सीखना पड़ेगा VBT। तो VBT के लिए जो रूल है अभी आपको बताया जाएगा, उसको आप ठीक ढंग से समझ लें और ये मत समझें कि ये नाम क्या हो गया समाप्त। तो नाम चलेगा अभी EAN चलेगा, CN चलेगा, ON चलेगा, इसका प्रैक्टिस अभी होता रहेगा। पहले हम लोग थोड़ा सा चले जाएंगे VBT के रूल पर। तो अभी हम लोगों को वैलेंस बैंड थ्योरी, ये हो गया संयोजी बंध सिद्धांत। वैलेंस बैंड थ्योरी को सुनना है, इसके रूल को देखना है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं संयोजी बंध सिद्धांत।
अब इसके VBT के कुछ मुख्य बात को अभी देखना है। इसमें आप ये जानिएगा, सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि लिनस पॉलिंग ने जो VBT थ्योरी दिया है, वैलेंस बैंड थ्योरी दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जो कॉम्प्लेक्सेस आपका होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो चीज़ पर, एक आपका बॉन्ड का नेचर और एक आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब बंध और चुंबकीय गुण का व्याख्या करने। तो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्ड और उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का व्याख्या करने के लिए लिनस पॉलिंग ने जो रूल दिया है उसको बोलते हैं VBT वैलेंस बैंड थ्योरी। और स्लेटर ने बाद में जाकर के इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया स्लेटर ने 1935 में। लेकिन इस नियम को देने वाले कौन हैं? लिनस। इस नियम को देने वाले हैं लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग, तो इन्होंने क्या दिया था, किस बेस पर दिया था? तो इसका बेस था मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पर इन्होंने बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्ड और उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का उल्लेख करने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक सिद्धांत दिया जिसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड थ्योरी। और इसको इम्प्रूव करने में किनका योगदान रहा है? तो स्लेटर। इनको अब इसका मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मुख्य कॉन्सेप्ट अभी आपको सुनना है। तो आप यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लिनस पॉलिंग ने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर किस चीज़ का? कॉम्प्लेक्सेस का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बॉन्ड और उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए 1929 में एक प्रिंसिपल दिया जिसको क्या बोलते हैं? VBT। और बाद में जाकर के स्लेटर ने इसको क्या किया है? इम्प्रूव किया, इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार लाया। अब इसमें यहाँ पर आपको किस किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना है? तो आपको ये पता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आप पढ़ते हैं या आयन, उसमें दो चीज़ का नाम आपने सुना है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। तो लिगेंड का संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जिसको आप CN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, ये दिमाग में रखना है कि लिगेंड का जो नंबर है, लिगेंड का संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, कहने का मतलब है जितना लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको पता, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो ही चीज़ रहता है, आपका सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के सेंट्रल मेटल एटम या आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, रिक्त ऑर्बिटल रहता है। जितना लिगेंड का संख्या रहता है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, उतने वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, उतना रिक्त ऑर्बिटल रहता है, उतना रिक्त कक्षक रहता है। क्या करता है? इसका काम क्या है? जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका काम क्या है? कितना रहता है वैकेंट ऑर्बिटल? तो जितना नंबर ऑफ लिगेंड रहता है। जो बॉन्ड निर्माण के लिए, जो बॉन्ड फॉर्म होगा के लिए एक रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है, प्रोवाइड करता है। तो इसका काम है कि रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड करना। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना नंबर होता है वैकेंट ऑर्बिटल्स का, और ये रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रदान करता है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन में
किस किस प्रकार का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो सुनिए NS, NP, ND। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ये सब NS, NP और ND ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगा, तो आप याद रखिएगा कि NS, NP, ND रहेगा तो इसको बोलते हैं ऑर्टर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्टर। तो ये हो जाता है आपका ऑर्टर ऑर्बिटल, ये हो गया। और यदि N-1D NS और NP रहेगा तो ये हो जाएगा इनर। तो जब हम इसके एक्स्ट्रा पार्ट पर जाएंगे तो इस चीज़ का बराबर व्याख्या होगा कि किसी का अगर स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आया है तो दोनों के प्रॉपर्टी में अंतर पड़ जाता है। अगर ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है NS, NP, ND तो इसको आप बोलते हैं ऑर्टर, और अगर N-1D और NS और NP है तो इसको बोलते हैं इनर। ये जो आपका होता है ये होता है आपका हायर स्पिन, जबकि इनर वाले क्या होते हैं? लोअर स्पिन। इनर वाले क्या होते हैं? लोअर स्पिन। इसमें पेयर्ड रहता है, इसमें स्पिन पेयर्ड होता है, और ये जो आपका ऑर्टर है इसमें स्पिन फ्री रहता है। तो ये आप नाम जरूर दिमाग में रखें और ये पता रखें कि कब ऑर्टर बोलेंगे, कब इनर बोलेंगे। जब आपका सेंट्रल मेटल एटम का NS, NP, ND ऑर्बिटल रहेगा तो ये हो जाएगा ऑर्टर। इसी को आप क्या बोलते हैं? हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स, हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसी को आप क्या बोलते हैं? और इसी को आप नाम दे देते हैं यहाँ से, ये हो जाता है पेयर, तो ये हो जाता है आपका स्पिन फ्री। इसको कहते हैं स्पिन फ्री, इसको कहते हैं हायर कॉम्प्लेक्स, और इसी को आप बोलते हैं ऑर्टर। तो ये याद रखिएगा, ये क्या हो गया? इनर। ये हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल, और इसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेयर्ड स्पिन। तो यहाँ पर स्पिन पेयर्ड होता है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं तो ऑर्बिटल कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है। कहने का मतलब है कि कैसा कैसा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है। NS, NP, ND अगर ये रहेगा तो क्या हो गया? ऑर्टर। इसको आप क्या बोलते हैं? हायर स्पिन। और इसको आप क्या बोलते हैं? फ्री स्पिन। और जब आप N-1D NS, NP पे जाइएगा तो क्या बोलते हैं? इनर। और क्या बोलते हैं इसको? लो स्पिन। और इसको क्या बोलते हैं? आप इसको बोल सकते हैं यहाँ से पेयर्ड स्पिन। अब थोड़ा सा आगे के रूल को देखें। यही सब ऑर्बिटल कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्या करता है? फॉर्म करता है। और ये बात आप याद रखें कि कोई जो लिगेंड होता है उसमें कम से कम, कोई जो लिगेंड होगा उसमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म। बहुत बार कॉन्सेप्ट में आपको दिया गया है कि लिगेंड कौन हो सकता है। तो लिगेंड न्यूनतम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त सिग्मा ऑर्बिटल निश्चित रूप से रहता है। किसमें? लिगेंड में। मतलब किसी भी लिगेंड में कम से कम एक निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त सिग्मा कक्षक निश्चित रूप से रहता ही है। कहने का मतलब कोई लिगेंड है तो वह कम से कम एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ही। उसके बाद देखिएगा कि जो जटिल यौगिक है कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम जो केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड के बीच सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होगा? तो लिगेंड कोऑर्डिनेट करेगा। लिगेंड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देगा। जहां पर आप L देख रहे हैं ये L इज फॉर लिगेंड, और जहां पर M देख रहे हैं ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको देगा जिससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो। तो जब ये लिगेंड
एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और ये सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ वो किसके किसके बीच हुआ। तो सेंट्रल मेटल एटम का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और लिगेंड, एल इज फॉर लिगेंड, और लिगेंड का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे युक्त ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, इसके आच्छादन से, ओवरलैपिंग से होता है किसका निर्माण? सिग्मा बॉन्ड का। और इसके आधार पर आप कॉम्प्लेक्स के किसका ज्यामिति का निर्धारण करते हैं, इसके आकृति का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको क्या समझना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम, इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और जो लिगेंड है, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और इसके आधार पर, इसके बेस पर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पर आपको और क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं, निर्धारण करना चाहते हैं इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, तो उसके चुंबकीय आघूर्ण द्वारा किया जाता है, उसके मैग्नेटिक मोमेंट के द्वारा किया जाता है। कहने का सेंस क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन करना है तो आप किसके बेस पर कर सकते हैं? तो मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पर कर सकते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? इसको आपने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा होगा, स्पिन वनली फार्मूला यूज करते हैं। और स्पिन वनली फार्मूला क्या है? म्यू बी। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 bm इज फॉर क्या हो गया? बोर मैग्नेटन। और जहाँ पर आप अगर n का गप कीजिएगा तो ये n अगर आप कहिएगा तो ये n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम, इन सेंट्रल मेटल एटम n। जहाँ पर n का बात कीजिएगा, म्यू तो आप जान रहे हैं, म्यू भी क्या हो गया? ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। और n क्या हो गया? n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम। कहने का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो केंद्रीय धातु परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहे? n। और आपने पढ़ा होगा स्पिन अप स्पिन डाउन, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस क्लास में दिया गया है। और जब आपको स्ट्रक्चर इसका बताया जाएगा तो फिर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को निश्चित रूप से लीजिएगा। फिर अगर आपका d⁻x मतलब d पर 1 2 3 4 ऐसा इलेक्ट्रॉन रहे, dx कॉन्फ़िगरेशन युक्त सेंट्रल एटम में अगर उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उसके ज्योमेट्री का डिटर्मिनेशन करना चाहिएगा, इसके लिए एक चार्ट आपको दिया जाएगा और उस चार्ट को आपको ठीक से पढ़ लेना है। तो आज के क्लास में आपको मुख्य रूप से ये देखना है कि VBT क्या है। तो VBT के रूल को आपको पढ़ के आना, और ये कंप्लीट रूल नहीं है, इसमें और रूल को जोड़ा जाएगा। और इसके बाद आप क्या कीजिएगा, कल का जो क्लास होगा, कल के क्लास में हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर के इसको ठीक से समझेंगे। तो कल के क्लास को लैप्स नहीं करना है, कल के क्लास को नहीं छोड़ना है और इसको बाय एग्जाम्पल देखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।